होने जा रहा है बेकार, मतलब एमपी टेट या किसी भी टेट से अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आजकल पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। जो 2010-11 का लेवल था, 15-16 का लेवल था, उसके बाद 18-19 का था, उसके बाद 20-21 का जो लेवल रहा, 20-21 में नॉर्मल प्रश्नों की सीरीज आती थी, थोड़ा सा डिसऑर्डर पूछ ले जाते थे, उतने में आपका हो जाता था। लेकिन अब जो प्रश्न आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, मतलब आपके सामने पूरा एप्लीकेशन के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसी के हिसाब से पूछ लिया जाता है। अगर आपको एप्लीकेशन टाइप में इनकी परिभाषा याद नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टॉपिक में नहीं दिया जाता, एलडी दे दिया जाता, अधिगम अक्षमता। अब अधिगम अक्षमता के अंतर्गत विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार के अंतर्गत आते हैं। विकासात्मक विकार दो प्रकार के होते हैं, पहला है आंतरिक विकार, दूसरा है बाह्य विकार। अब आंतरिक विकार में कई बार अगर पेपर की सीरीज ऊपर से जानी है, नॉर्मल इसमें किसी प्रकार का नहीं पूछा जाना, तो यही पूछा जाएगा इनमें से कौन सा आंतरिक विकार नहीं है। अगर आपको पता होगा कि इनमें से ऑटिज्म, एलोक्सा, दुश्चिंता, नर्वोसा, बुलिमिया, वियोग, मतलब ये सारे विकार आंतरिक विकार के अंतर्गत आते हैं। अगर नॉर्मल प्रश्न आएगा तो आपको यही करना है, मतलब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल इसमें यहाँ से प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आपका आता बाह्य विकार। बाह्य विकार में आता एडीएचडी, अवसाद, उन्माद, द्विध्रुवी। एमपी टेट का जो ज्यादा रोल रहा अभी, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बाह्य विकार से। हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न यहाँ से मिले हैं। एडीएचडी जो लिखा है इसको उन्होंने मतलब प्रत्येक शिफ्ट के लिए रख लिया था कि प्रत्येक में देना ही देना है। इसका कैसे प्रश्न आता था, कई बार तो उसने डायरेक्टली पूछ दिया था एडीएचडी है क्या, एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है। एडीएचडी को इंग्लिश में एडीएचडी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी का फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। कई बार क्या होता है कि इसमें ये पूछ दिया जाता है एडीएचडी में क्या नहीं आया, और ऊपर से नहीं आया था तो ध्यान अभाव अति सक्रियता, मतलब थोड़ा शब्दों को चेंज कर दिया जाता था, ध्यान के साथ, अति सक्रियता के साथ, किसके साथ, या सभी के साथ, मतलब इस टाइप से भी ऑप्शन बने हैं। एमपी टेट ने कम से कम 15 प्रश्न पूछे इससे। आप अगर 37 शिफ्टों का अध्ययन करेंगे तो जान पाएंगे कि एडीएचडी कितना अहम रोल रहा है पुराने पेपरों में, तो आगे आने वाले पेपरों में है। अब अवसाद, अवसाद को क्या कहा जाता है, नॉर्मल जो लगातार पेपर देते देते, अब जैसे जो 2010 से तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती आई है 11 साल बाद, 11 या 12 साल बाद ये पेपर हो रहे, जिनने 2010-11 में पेपर दिया उनके लिए अब 11 साल बाद भर्ती आई तो उनको क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। कई लोग की एज निकल चुकी, जब एज निकल चुकी तो वो डिप्रेशन में आ गए। तो जब लगातार असफलताओं के साथ मतलब कहीं जॉब नहीं मिल रही तो इसको अवसाद के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी मतलब किसी के साथ, जैसे जरूरी नहीं सभी के साथ, किसी के साथ ये स्थिति मतलब बदल जाती है, घबराने लग जाते हैं। लेकिन घबराने के साथ कैसे भी करके आपने देखा होगा, कई बार कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए जाते हैं और जब दिक्कत रहती है और कभी कभी जल्दी जल्दी में भी घबराहट के साथ भी ट्रेन मिल जाती है, तो मतलब ट्रेन मिल जाना यानी उन्माद की स्थिति आ गई, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। पहले चिंता हुई थी, पहले मतलब डिप्रेशन हुआ था कि ना मिली तो क्या करेंगे, लेकिन फिर बाद में मिल जाती है तो उन्माद की स्थिति बनती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब ये दोनों स्थितियों को मिला करके इसको बाइपोलर डिसऑर्डर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है द्विध्रुवी विकार। ये दोनों स्थितियों को मिला के द्विध्रुवी विकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म मतलब ये एक प्रकार की स्वलीनता वाली बीमारी है। कई बार तो मतलब ASD इसको बोला जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म रहता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है, मतलब ऑटिज्म का क्या है। ऐसे एलोक्सा रहता है, दुश्चिंता रहता है, अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे पूरा विस्तार से। पहले अपन नॉर्मल ऊपर लेवल में पढ़ लें, इसके बाद अपना आता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता में क्या है, सबसे पहले तो इसकी खोज की थी सैमुअल क्रिक ने 1963 में। 1963 पर ये डिसऑर्डर ऐसे नॉर्मल चलते रहे, किसी को जानकारी नहीं थी क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद देखिए इनने जो दिए हैं विकार, पेपर में 1000 बार पूछे जाने वाले हैं। पढ़ने संबंधी विकार किसको कहा जाता है, तो पढ़ने संबंधी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसका लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया, उगड़ना संबंधी डिस्कैल्कुलिया, बात संबंधी डिस्फेजिया, ये विकार आते हैं।
तो आपको नॉर्मल अगर इनको याद करना है तो इनको याद करने के लिए आपको, जैसे आप किसी भी बच्चे को बोलेंगे कि तो देखिए जैसे पठन संबंधी रहती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या रहता है, जैसे नॉर्मल किसी बच्चे को आप बोलेंगे कि हमें 10 रुपए का सौंप लेकर के आइए लक्स। अब बच्चा जाएगा, बोलेगा लक्स सौंप दे दीजिए। जैसे ही बच्चा शॉप में जाता है, उन्हें लक्स दिया तो बच्चा बोलता हमें ये वाला लक्स नहीं बोला गया है, ये तो लुक्स है। तो फिर दुकानदार के द्वारा बोला जाएगा, प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड इसी प्रकार जाएंगे, दुकानदार बोलेगा लुक्स नहीं है लक्स ही है, आपको जानकारी नहीं है। तो मतलब उसने उसके साथ क्या हुआ, पढ़ने में दिक्कत आई, लिखने में दिक्कत तो आई नहीं, पढ़ने संबंधी दिक्कत आई, तो इसको लक्स बोला जाएगा। इसका डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में नॉर्मल कोई भी चीज आप ग्राफ बनाने संबंध लेंगे तो डिस्ग्राफिया कहलाई जाएगी। अब कैलकुलेटर जब आपको दिया जाएगा तो उसमें आप गणना ही करेंगे, इसको डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वाक्य स्मृति मतलब बोलने संबंधी विकार रहता है, इसको डिस्फेजिया के अंतर्गत आता है। देखिए अभी अपन ने पढ़े थे डिसऑर्डर में, मतलब डिसऑर्डर में जो विकार होते हैं 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो नॉर्मल अभी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार कौन कौन से। 2 प्रकार में सबसे पहला मैंने बताया था ऑटिज्म। ऑटिज्म जो रहता है, ऑटिज्म का नाम रहता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता ASD क्या है, ASD का फुल फॉर्म तो आपको आना चाहिए। ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसका फुल नेम है। रीट में 2018 पूछा गया था नॉर्मल, सेसा स्वालीनता मतलब स्वालीनता मतलब जो अपने में ही मगन रहने वाला हो, दूसरों से मतलब ना रखने वाला हो, स्वालीनता कहलाता है। सेसा स्वालीनता के लक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में इस टाइप के दिए थे, SEN, ASD, OCD, ADHD। तो जिनको पता थी जानकारी उनने डायरेक्ट ASD लगाया, क्योंकि ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। SEN एम्पिटेड 26 फरवरी को पूछा गया है। सेन का फुल फॉर्म फर्स्ट ही मतलब बाल विकास के पहले ही पेपर में है और पहले नंबर पे ही क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। इसके बाद आता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद ADHD, ये एम्पिटेड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार कहा जाता है। अब अपन नॉर्मल आते हैं ऑटिज्म पे। ऑटिज्म के नाम अदर हैं, कई बार नाम से भी आपको ऐसे भ्रमित किया जाएगा। स्वलीनता बोलते इसी को, आत्मविभोर बोलते इसी को, स्वपरायण बोलते इसी को, मतलब ये सारे ऑटिज्म के नाम ही हैं। कई बार ऑटिज्म में देखे ये दे दिया जाता है, जैसे ये दे दिया जाता सेसोस्वालीनता के लक्षण, तो सेसोस्वालीनता में ये सारी चीज। और सेसोस्वालीनता कब से कब तक रहती है? नॉर्मल 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, इसके 3 प्रकार हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? देखिए पहला है संप्रेषण, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है व्यवहार। मतलब इसमें क्या रहता है, संप्रेषण, इसमें बालक संप्रेषण कैसा करता है, मतलब उसको अंतःक्रिया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सामने वाला कुछ भी बात करेगा, बच्चा 10 बार में 1 बार जवाब देगा। इसको क्या कहा जाता है? संप्रेषण। मतलब अपने से पढ़ा संप्रेषण किसको कहते हैं? परस्पर विचारों के आदान प्रदान की क्रिया को संप्रेषण कहा जाता है। लेकिन इसमें ऐसी नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें अंतःक्रिया की भावना कम रहती है। अब जब अंतःक्रिया की भावना कम रहती है तो सामने वाला बोलता कम है। अब जब सामने वाला बोलता कम है तो प्रतिक्रिया नहीं देता। अब 10 बार बोलते, वो 1 बार बताता, तो उसमें प्रतिक्रिया ना देने की भावना पाई जाती है। इसमें बच्चा हकलाता है, बोलते बोलते रुक जाएगा। जब बोलते बोलते रुक जाएगा, अजीब व गरीब शब्द बोलेगा, मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी को बुरा लग जाएगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा। अब कुछ भी बोलते बोलते आराम से रुक जाएगा, फिर कभी कभी संकेतों में बात करने लग जाएगा, इस टाइप में बात करेगा, ये मतलब आपको भी लगेगा कि किस टाइप का हो गया है, पागल टाइप की हरकतों में चला जाता है। इसको ASD कहा जाता है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंतर्गत संप्रेषण के माध्यम में आएंगे। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ऐसे बनेंगे, बच्चा मतलब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होने के साथ बच्चा संकेतों के माध्यम से बात कर रहा है, सामने वालों ने पागल घोषित कर दिया है। अब उसको किस प्रकार की दिक्कत आ चुकी है? तो ऑप्शन में रहेगा ASD,
या स्वपरायण या स्वलीनता, इस टाइप के रहेंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही रहेगा कि मतलब बच्चा बातचीत करना कम पसंद करता है, जब उसको आधे घंटे चिल्लाओ, जब बात करना पसंद करता है। अगर घर के अंदर भी है, आप बोल रहे हैं, दरवाजा भी खुला है, वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, मतलब इस टाइप की बातें होगी तो ये संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ सामाजिक विकास से, मतलब सामाजिक विकास में क्या रहता है, तटस्थ रहता है, मतलब एक जगह बैठा रहेगा, तो दूसरों से बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा क्या हो रहा है। जैसे नॉर्मल घर में शादी हो गई, आप बोलेंगे कि चलिए शादी में लोग खुशियां मनाते हैं, ये करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। शादी हो रही, ठीक है, आपने बोला शादी हो रही, ठीक है ना, होने दो, मतलब उसको मतलब ही नहीं शादी से। इसमें एकांतवासी रहता है, अकेला मगन रहता है, शादी में भीड़ जुड़ेगी, उसको दिक्कत होगी, चिड़चिड़ाएगा, लोगों को मारने के लिए दौड़ेगा, मतलब इस टाइप की हरकतें करेगा, अजीब गरीब, दोस्त नहीं बनाएगा, अकेला ही इसको पसंद रहता है, दोस्त बिल्कुल भी नहीं बनाता है, खेलेगा नहीं किसी के साथ। अब शादी हो रही है, बच्चे आएंगे 10-15 दिन के लिए, तो किसी के साथ नहीं खेलेगा, नजरें नहीं मिलाएगा किसी से, इसको नजरें मिलाने में दिक्कत होती है, हंसता ही नहीं कभी, हमेशा गुमसुम सा बैठा रहेगा, इस टाइप का, मतलब आप कहेंगे इसको क्या हो गया, कभी भी नहीं हंसता, भावनाओं की समझ बिल्कुल भी नहीं रहती। आप भावनाओं से समझ जाएंगे, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कोई रो रहा है तो आप भी भावनाओं समझेंगे, रो रहा, उसको कोई मतलब नहीं, रो रहा रोने दो, हंस रहा हंसने दो, कोई मतलब नहीं, अपना एकांतवासी अकेले मगन रहेगा। इसके बाद आता है व्यवहार। व्यवहार में रूढ़िबद्ध व्यवहार, मतलब इसमें रूढ़िबद्ध टाइप का व्यवहार करेगा वो, मतलब उसको दूसरों से ये मतलब नहीं रहेगा, किसी को कुछ भी बोलेगा और आपके सामने उसको ये लगेगा कि मतलब आप गलत बोल रहे हैं, अपनी बात को सही करने की कोशिश करेगा। उसके बाद परिवर्तन का विरोध, मतलब जिस भी परिवर्तन को उसने विरोध कर दिया, अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, उसको सही करने की कोशिश करेगा, और अगर सही नहीं किया तो बाध्यकारी हो जाएगा, मतलब खुद को हानि पहुंचाने के लिए दूसरों को भी हानि पहुंचाएगा और दूसरों पर हमला कर देगा। जब दूसरों पर हमला कर देगा तो उसको दूसरों को मार भी देगा काफी ज्यादा। इसके बाद सीमित रुचियां रहती हैं, इनकी ज्यादा रुचियां नहीं रहती, खाने में रहेगा, एक दो चीज अगर मिल गई तो उसमें ही मगन रहेगा, ज्यादा जरूरत नहीं रहती। आत्मघाती, जैसे बाध्यकारी, दूसरों को चोट पहुंचा दी, और अगर उस सामने वालों ने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, आत्मघाती चोट पहुंचाना, खुद का हाथ काट लेगा, खुद की नस काट लेगा। इस प्रकार के डिसऑर्डर पाए जाते हैं। कई माँ वगैरह इस प्रकार के डिसऑर्डर जो 0 से 3 साल के बच्चों में पाए जाते हैं, जॉब छोड़ करके बच्चों की देख रेख करती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इस टाइप की हरकतें ना कर ले, उनको देख रेख में रहती हैं, तो ये सारी चीज डिसऑर्डर है, मतलब बच्चा कहीं न कहीं पीड़ित है। इसके लिए आपको क्या है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मतलब साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। वो क्या है, उसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा उस चीज से निकालने की कोशिश करो, तो ये बीमारी में थोड़ा सा परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब ये चीजों में परिवर्तन ये साइकोलॉजिस्ट से ही होता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। ये ASD ऑर्डर कहलाता है। ठीक है।